विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय बाजपेयी। भारत तथा G20 सम्मेलन। भारत की मेजबानी में G20 देशों का शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के लिए भारत द्वारा एक वर्ष से तैयारी की जा रही थी। सम्मेलन के आयोजन की तैयारी में वर्ष भर में करीब 200 बैठकें आयोजित की गईं। देश की शिक्षण संस्थाओं तथा मीडिया में वर्ष भर G20 आयोजन की चर्चा होती रही। अंत में विशेष रूप से नवनिर्मित भारत मंडपम भवन 9-10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को छोड़कर सभी शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। विश्व की ताकतों की उपस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत के कूटनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, लेकिन शासनाध्यक्षों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन 1983 को गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है, जिसमें 70 से अधिक देशों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था। ये सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। जहां तक G20 सम्मेलन की बात है तो भारत ने इसके आयोजन को नया कलेवर प्रदान किया तथा इसके संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इसीलिए इस शिखर सम्मेलन को जनता का G20 सम्मेलन भी कहा जाता है। इस G20 सम्मेलन में पूर्व सम्मेलनों की भांति तमाम वैश्विक चुनौतियों जैसे तीव्र आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जीवंत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति आदि पर गहन चर्चा हुई। इन मुद्दों पर बने वैश्विक दृष्टिकोण को अंतिम घोषणा पत्र में स्थान भी दिया गया है। इस विश्लेषण के बीच ये प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि आखिरकार इस आयोजन से भारत को क्या लाभ हुआ तथा भारत ने इस आयोजन में अपनी क्या छाप छोड़ी। इन प्रश्नों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहला ये कि G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर था। भारत ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। भारत ने अंतिम सम्मेलन ही नहीं वरन वर्ष भर चली तैयारी बैठकों में भी अपनी कला व संस्कृति की एक अलग छाप छोड़ी है। अंतिम सम्मेलन के समय भारत ने आयोजन स्थल भारत मंडपम में अपने ऐतिहासिक कला व संस्कृति की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें भारत की क्षेत्रीय विविधता व हस्तकला का उत्कर्ष साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आयोजन स्थल पर ही विश्व में लोकतंत्र के विकास तथा भारत में उसके ऐतिहासिक विकास पर एक अलग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें G20 के सदस्य देशों व आमंत्रित सदस्यों द्वारा लोकतंत्र में अपने योगदान को प्रदर्शित किया गया था। उदाहरण के लिए अमेरिका ने जहां 1215 के मैग्ना कार्टा का प्रदर्शन किया, वहीं अमेरिका ने 1776 के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का प्रदर्शन किया। भारत द्वारा विगत कुछ वर्षों से लोकतंत्र की जननी होने का दावा किया जा रहा है। भारत ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के गणराज्यों तथा बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। ये तथ्य भारत के लोकतंत्र की जननी होने के दावे को मजबूत करते हैं। भारत ने G20 मेहमानों की उत्कृष्ट मेहमान नवाजी से अतिथि देवो भव के भारतीय आदर्श को चरितार्थ किया है। भारत ने अपनी संस्कृति के एक उच्च विचार वसुधैव कुटुम्बकम को तो इस सम्मेलन की थीम में ही शामिल कर लिया था। इस सम्मेलन की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वास्तव में वसुधैव कुटुम्बकम का ही एकांतर रूप है। इस प्रकार G20 शिखर सम्मेलन भारत के सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ये भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। दूसरा, भारत ने इस आयोजन के माध्यम से अपनी कुशल व संतुलित कूटनीति की छाप भी विश्व में छोड़ी है। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। एक ओर अमेरिका तथा पश्चिमी देश थे तो दूसरी ओर रूस व चीन थे। रूस व चीन का तर्क था कि G20 सम्मेलन आर्थिक विषयों पर विचार करने का एक मंच है।
इसमें यूक्रेन युद्ध अथवा रूस की आलोचना का विषय शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका तथा पश्चिमी देशों का तर्क था कि चूंकि यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, अतः सम्मेलन में इसे शामिल किया जाना आवश्यक है। इस गतिरोध के कारण सर्वसम्मति से G20 घोषणा पत्र का जारी किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसा इसलिए भी कि इसके पहले वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इसी विषय के कारण आम सहमति नहीं बन पाई थी। उल्लेखनीय है कि G20 के घोषणा पत्र बहुमत से नहीं वरन आम सहमति से जारी किए जाते हैं। यदि आम सहमति नहीं बनती तो कोई सम्मेलन बिना घोषणा पत्र के ही समाप्त हो जाता है। भारत के लिए एक नई चुनौती ये भी थी कि 2008 से लेकर अब तक G20 का कोई सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें आम सहमति से घोषणा पत्र नहीं जारी किया गया हो। ये भारतीय कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने अपने संतुलित कूटनीति तथा सूझबूझ से आम सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की। इसमें घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो किया गया, लेकिन रूस की आलोचना करते हुए उसे आक्रमणकारी नहीं घोषित किया गया। इसकी बजाय इसमें संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिसमें सैन्य ताकत का प्रयोग कर किसी देश पर अधिकार करने की मनाही है। वास्तव में ये भारतीय कूटनीति के लिए बड़ी सफलता थी। भारत अपनी संतुलित नीति से विश्व की अन्य चुनौतियों के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। ये आश्चर्य की बात नहीं कि चाहे यूक्रेन युद्ध हो अथवा वर्तमान में जारी हमास इजरायल संघर्ष, भारत को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया जाता है। पृष्ठ संख्या 77। तीसरा, आजादी के समय से ही भारत वैश्विक दक्षिण सहयोग तथा विकासशील देशों के साथ सहयोग का हिमायती रहा है। ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी यही एक प्रमुख थीम थी। उत्तर शीत युद्ध काल में भी भारत विभिन्न मंचों पर सदैव विकासशील व गरीब देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं तथा वैश्विक व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। अब G20 की मेजबानी में भारत ने विकासशील देशों के सरोकारों को प्राथमिकता देकर G20 के अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया है। आज विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है। भारत ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को G20 के एजेंडा में शामिल करने के लिए जनवरी 2023 में ग्लोबल साउथ के देशों का एक अलग सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के मुद्दों को समझना तथा उन्हें G20 के एजेंडे में शामिल करना था। इस प्रकार G20 के अंतिम एजेंडे में विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, एनर्जी सुरक्षा आदि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। लेकिन भारत ने इस बार ग्लोबल साउथ के लिए सबसे अलग करके दिखाया है। भारत ने अफ्रीका के 54 देशों के संगठन अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से G20 में पारित कराने में सफलता पाई है। अब G20 में 20 नहीं वरन 21 सदस्य होंगे। ये भारत की ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में बड़ी सफलता है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन के 54 देश ग्लोबल साउथ के ही सदस्य हैं। इस प्रकार भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चीन भी इस स्थिति के लिए लंबे समय से भारत के साथ प्रतियोगिता में संलग्न था। G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र। लीडर्स घोषणा पत्र G20 देशों के शिखर सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज होता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य के साथ जारी किया गया। घोषणा के प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम G20 देश एक पृथ्वी तथा एक परिवार के सदस्य हैं तथा हमारा साझा भविष्य है। वास्तव में ये घोषणा पत्र एक बड़ा दस्तावेज है। ये 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में घोषणा के मुख्य बिंदु शामिल हैं तथा इसमें 82 पैराग्राफ हैं। दूसरे भाग में 26 संलग्न हैं, जो वर्ष भर में होने वाली विभिन्न बैठकों व समूहों द्वारा पारित अंतिम प्रस्ताव हैं। भाग 1
मुख्य घोषणा पत्र। इस भाग में वैश्विक मुद्दों जैसे विश्व अर्थव्यवस्था का समेकित व संतुलित विकास, जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा, यूएन जीवंत विकास लक्ष्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन, वित्तीय सुधार, स्वास्थ्य, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती आदि विषयों पर विचार किया गया है। मुद्दों के आधार पर मुख्य घोषणा 10 भागों में विभक्त हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित तथा समेकित आर्थिक विकास। G20 संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित तथा समेकित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस संबंध में देशों ने कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये प्राथमिकता क्षेत्र हैं: विकास के लिए व्यापार को बढ़ाना, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ाना, वित्तीय समेकीकरण तथा भ्रष्टाचार निवारण आदि। इस प्रकार के दृष्टिकोण से महंगे जीवन स्तर की समस्या से भी निजात मिलेगी। 2. यूएन के टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्रगति को बढ़ावा। यूएन महासभा ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का निर्धारण किया था, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर केवल 12% लक्ष्य ही सही प्रगति कर रहे हैं, अन्य लक्ष्य पीछे छूट रहे हैं। अतः G20 देशों ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक स्तर पर इन लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं। इसके साथ ही 10 घोषणा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु विकसित देशों से विकास सहायता प्रदान करने का आह्वान किया गया है। 3. टिकाऊ विकास के लिए ग्रीन विकास सहमति। सदस्य देशों ने ये रेखांकित किया कि विश्व का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण के लिए किन नीतियों को अपनाया जाता है। अतः सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एक समग्र, संतुलित व समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है। इस संबंध में G20 ने भारत की पर्यावरण के लिए जीवन शैली की पहल का स्वागत किया है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के कार्य में आम जनता की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। 4. 21वीं शताब्दी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। लगभग सभी देश सिद्धांत के तौर पर स्वीकार करते हैं कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं न तो प्रतिनिधात्मक हैं और न ही समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम। विश्व संस्थाओं के वर्तमान ढांचे को द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अपनाया गया था, जो आज पुराना हो गया है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः G20 देशों ने यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिपूर्ण बनाने तथा प्रभावी बनाने की वकालत की है। बहुपक्षीयता की भावना से ही इन संस्थाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत भी विश्व व्यवस्था के संचालन में बहुपक्षीयतावाद के सिद्धांत का समर्थक है। 5. तकनीकी विकास तथा डिजिटल ढांचागत सुविधाएं। सदस्य देशों का मानना है कि डिजिटल तकनीकी को विकास करने में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए डिजिटल असमानता को दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकारी स्तर पर डिजिटल ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाए। इस संबंध में वैश्विक स्तर पर डेटा के आदान प्रदान तथा विनियमितीकरण की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। 6. अंतर्राष्ट्रीय टैक्स व्यवस्था में सुधार। सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सरल, विश्वसनीय व आधुनिक वैश्विक टैक्स प्रणाली की आवश्यकता है। अतः सभी देशों ने टैक्स सुधारों के प्रयासों में गति लाने की आवश्यकता पर बल दिया। टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापार, निवेश तथा वित्तीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सके तथा भ्रष्ट गतिविधियों पर नियंत्रण लग सके। 7. लैंगिक समानता तथा महिलाओं व लड़कियों का सशक्तिकरण। गत कुछ वर्षों से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी G20 में स्थान पा चुका है।
भारत ने भी इस सम्मेलन में इस मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान की थी। देशों ने स्वीकार किया कि लैंगिक समानता एक आधारभूत सिद्धांत है। इसको अपनाने से टिकाऊ विकास लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। अतः सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि महिला सशक्तिकरण के आर्थिक व राजनीतिक उपायों को मजबूती प्रदान की जाए। 8. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे। इसमें मुख्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के मुद्दे शामिल हैं। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि घरेलू स्तर पर सेविंग बैंकों में सुधार कर उन्हें मजबूती प्रदान की जाए ताकि भविष्य में 2008 जैसे वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। स्वीकार किया गया कि सेविंग बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः विकास में उनकी भूमिका को भी मजबूत किया जाए। 9. आतंकवाद तथा मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। सदस्यों ने माना कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। आतंकवादी समूह काले धन का प्रयोग करके अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हैं, अतः आवश्यकता है कि आतंकवाद के प्रत्येक रूप तथा अतिवादी विचारों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। इसके लिए विश्व स्तर पर एक समग्र नीति बनाने, देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बात को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी देश में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह न मिल सके और न ही वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकें। अतः वर्तमान में आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों तथा उनके बढ़ती नेटवर्क पर रोक लगाए जाने की अधिक आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 78। 10. एक अधिक समेकित विश्व का निर्माण। G20 नेताओं ने एक ऐसे समेकित विश्व के निर्माण की वकालत की जिसमें गरीब व विकासशील देशों व उनके हितों को उचित स्थान मिल सके। इस संबंध में सदस्यों ने नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे अफ्रीका में विकास व औद्योगिकीकरण को गति प्राप्त होगी तथा अफ्रीकी देशों को विश्व विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा। ऐसा किया जाना एक समेकित विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए एक खास अवसर था। इस आयोजन में भारत ने अपनी खास छाप छोड़ी है। इस संबंध में भारत की 3 उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। पहली, भारत ने अपनी मृदुल शक्ति का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर किया है। दूसरी, भारत ने अपनी कुशल व संतुलित कूटनीति का परिचय दिया है। और तीसरी, भारत ने ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने की अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके अलावा सम्मेलन के एजेंडा व उसके निष्कर्षों में भी भारत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसमें संतुलित व समेकित विकास, आतंकवाद रोधी उपाय, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य व एनर्जी सुरक्षा जैसे मुद्दों को स्थान दिया गया है। इससे G20 भविष्य में अधिक प्रभावी व समेकित भूमिका का निर्वाह कर सकेगा।